प्रश्नों के लिए आप लोग एक बार से क्या है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 1 to 5 की जो एनसीईआरटी है उन उसकी जो पर्यावरण जो ईवीएस है उसको आप पढ़कर जाइएगा, आपको अधिकतर प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे और बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाकर जरूर जाएं, तो बचे हुए प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है हमारा, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा? तो सबसे अच्छा समय वो है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऐसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न यानी कि पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस और कोयला। तो जो मोम होती है वो भी ठोस है, ग्रीस और कोयला ये तीनों क्या है, ठोस में, लेकिन पेट्रोल जो है वो तरल रूप है, तो ये हो जाएगा अलग। अगला है नेफेंथिस, एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर रखा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ मिलता है? तो ये होता है मेघालय में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल बनाने हेतु कितने घंटे लगते हैं? कितने स्वेटर के? 10 स्वेटर के बराबर होती है और एक शॉल को बनाने में लगभग 200 घंटे लगते हैं। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तरुण भारत संघ समूह संबंधित। ये जो तरुण भारत संघ है ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, तो ये क्या है? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकान। तो लेह लद्दाख के मकान कैसे होते हैं? पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, बिल्कुल सही। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, ये भी एकदम सही है। पत्थर, मिट्टी, चूने की मोटी दीवारें ये नहीं होती है, राजस्थान के घरों में होती हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी एकदम सही है। तो ए, बी और डी, तो ये किस में दिया गया? ऑप्शन 4 जो है हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? तो वो मृदा हो जाती है बंजर हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो जो मधुबनी चित्र बनाए जाते हैं वो उसमें किया जाता है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से चित्र बनाए जाते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से कौन कौन फैलता है? मलेरिया, डेंगू या हैजा? हैजा बिल्कुल भी नहीं। मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार नहीं। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया यही सही उत्तर है, ये मच्छर से फैलते हैं तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के लिए सही अभिलक्षण। तो पेट्रोलियम के क्या लक्षण हैं? तो ये बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बदबूदार है, गाढ़ा और गहरे रंग का है। चलिए, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांपों के संदर्भ में हमारे देश में केवल चार तरह के जहरीले सांप हैं, एकदम सही। नाग, कोबरा यानी कि जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही बात है। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत, बिल्कुल नहीं, 4 खोखले दांत नहीं होते। अगला है कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई थी, एकदम सही। तो ए, बी और डी सही है, तो ए, बी व डी ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ये एक प्रश्न है, इसमें आपको पूरा टाइम टेबल दिया गया है। इस सूचना के आधार पर आपको क्या करना है? सूरज से मंडगांव के बीच की दूरी और ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय बताना है। तो इसका मैं अभी डायरेक्ट उत्तर बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर हो जाएगा काफ़ी लंबा, तो पूरा आप सॉल्व करके देखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप ये पूरा सॉल्व करके आराम से देखिएगा इसको पूरा, बस आपको सारा टाइम बस जोड़ते जाना, इस तरीके से निकल आएगा। अगला प्रश्न है, अल बरूनी जिस देश से आया है उसका नाम क्या है? अल बरूनी जो आया था वो आया था उज्बेकिस्तान से। ये प्रश्न तो ये मान लीजिए कि सीटेट में बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता चला रहा है हर साल, तो इसको तो आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 74, जो कांसा है के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही क्या है? तो कांसा जो है वो किससे? कांसा तावा और टिन की मिश्र धातु है, यानी कॉपर और टिन से मिलकर बनाया। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग एकदम से रट लीजिए। आगे देख लेते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। तो कौन से दिए उदाहरण? तो यह पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण, बिल्कुल। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण पर चल रहे हैं, ये भी सही। ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास, बिल्कुल नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होती, घर्षण के कारण नहीं। अगला है, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते, बिल्कुल सही। तो ए, बी और डी इसमें भी सही हो जाएंगे। तो ए, बी व डी कहाँ पर दिए गए हैं? ऑप्शन 4 में जो है दिए गए हैं, डी, ए और बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं।
कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं, ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में से किसका अनुपालन करता है? तो ये किसका अनुपालन कर रहा है? ये कर रहा है समावेशी शिक्षा का, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं साथ में। अगला प्रश्न है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ये किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ये कर रही है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, इस आयाम का अनुगमन कर रही है। अगला देख लेते हैं, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य रहा होगा? विज्ञान की प्रदर्शनी है तो क्यों आयोजन किया गया? विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। इसके लिए विज्ञान की जो प्रदर्शनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? बच्चों में सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराती है। आगे देख लेते हैं, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना। तो किसको बढ़ावा देना है? ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण को बढ़ावा देना है, क्योंकि क्या है? पुरानी पढ़ाई को नई संकल्पना से जोड़ना। आगे देख लेते हैं, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। जब सृजनात्मक बच्चा होता है तो वो सीखता है अपसारी चिंतन के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो किसके अलावा सभी शामिल हैं? तो वातावरणीय कारक, यानी कि जो शारीरिक गठन है वो हमारा नहीं होगा, क्योंकि वो आनुवांशिक कारक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद पाठ को सीखती है। तो यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो किसके सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है? यह एक तो क्या है कि रटकर सीख रही है और एक समझकर सीख रही है। तो ये व्यक्तिक भिन्नताओं को, विभिन्नता दर्शा रहा है कि व्यक्तिगत रूप से दोनों विभिन्न हैं। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डिसलेक्सिया मुग्धता की समस्या से संबंधित। जब डिसलेक्सिया है तो वो पढ़ने की समस्या से संबंधित है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। तो ये किसकी सहायता करता है? पाठ को आनंदमयी और रोचक बनाने में। सारे प्रश्न एक बार सारे देख लेते हैं, ठीक है ना, एक एक करके सभी को देख लेंगे। तो ये क्या करता है कि शिक्षार्थियों की निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधियों का ध्यान रखने में मदद करता है। सही दिशा में विद्यार्थी की ऊर्जा का सरलीकरण करता है। यह पाठ को आनंददायी और रोचक बनाता है। स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो जब कहानी कथन और कविताओं का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या कर रहा है? इसका सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। अगला देख लेते हैं, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये क्या है कि अधिगम अवधि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो वो है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर पोर्टफोलियो ही सबसे सही रहता है। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए है? व्याख्यानों द्वारा स्पष्टीकरण जो है वो पर्यावरण के अध्ययन के लिए नहीं है, बाकी सब पर्यावरण अध्ययन की विधियाँ हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दृष्टिकोणों को स्वीकार करना, सम्मान देना चाहिए बच्चे के, बिल्कुल ये तो हो ही जाएगा। और अगला है, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना। अभिभावकों के विचारों से कोई मतलब नहीं, ना ही पुस्तकों परीक्षा, इन दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन जब बात पर्यावरण अध्ययन की है तो विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। इकाई के अंत में, पाठ के अंत में या प्रकरणों में अंतर्निर्मित पुस्तकों में अलग अलग स्थान पर, यानी कि प्रकरण में अंतर्निर्मित ही होनी चाहिए सारी गतिविधियाँ। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही उत्तर हो जाएगा।